बहुत वेट करा देना मैंने आपको। तो सबसे पहले आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 4 रोड में आपका लास्ट पार्ट आया है और इसमें मैंने आपकी जितनी भी और क्वेरीज थी जो फ्रीलांसिंग रिलेटेड थी, एजेंसी रिलेटेड थी, या फिर करियर ग्राफ को कैसे आगे लेके जाना है, पोर्टफोलियो रिलेटेड थी, वो सब हमने इसमें कवर करी। एक एक चीज प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने समझाई है, अपने 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के इसमें डाला है। दोस्तों, मेरा नाम है धीरज टुकराल। मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, कंसल्टेंट, स्पीकर और कोच। पिछले 8 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में 30 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए मैं काम कर चुका हूँ। ISB हैदराबाद का मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। ISB, NMIMS और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मैंने डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस भी लिए हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी लिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मेरे उस सारे, और दिल से शुक्रिया करता हूँ, इतने सारे व्यूज़, इतने सारे कमेंट्स, इतना सारा प्यार, इतने सारे पर्सनल मैसेजेस जो आपने मुझे दिए हैं, दिल से शुक्रिया दोस्तों, दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 4 वाला वीडियो आप पूरा देखेंगे, लाइक ठोकेंगे, ताकि सारे लोगों तक ये बात पहुंचे और हमारे इस चैनल को और ग्रोथ मिले। ये अकेले मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, आप मेरी फैमिली है, तो इसको ग्रो करना हम दोनों की जिम्मेदारी। ऑल द बेस्ट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए तो डिस्कस कर लेते हैं मैंने फाइनल पार्ट में क्या क्या कवर करा है। जो जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी थी और हम कवर नहीं कर पाए थे, वो मैंने इसके अंदर कवर करा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। उसके बाद मैं थोड़ा सा टच अपॉन करूंगा बेसिक लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको इंटर्नशिप्स और जॉब्स में जाना है। इसके बिना कोई इंटर्नशिप या जॉब नहीं लगती है दोस्तों, एक भी नहीं लगती है। तो ये सेक्शन भूल के भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन टू स्विच। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी करियर में आगे जाने का, कि हमें किस वक्त ये डिसाइड करना है कि एक कंपनी के साथ हमें रुकना है या स्विच करने का टाइम अब आ चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनली फ्रीलांसिंग और एजेंसी के ऊपर, राइट। फाइनली लास्ट में हम अपनी ग्रोथ कर्व कैसे मेंटेन करें उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको फाइनल पॉइंटर्स दूंगा, कंक्लूजन। वीडियो बड़ा होने वाला है अगर आपने पहले से 3 पार्ट नहीं देखे हैं। अगर आपने 3 पार्ट पहले से नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पार्ट 1 है 50 मिनट्स का, पार्ट 2 है करीबन 1.5 घंटे का, और पार्ट 3 अगेन 1 घंटे के आसपास है। 3.5 घंटे का ज्ञान पहले लपेट के आए, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि आगे आने वाले दिनों में मुझे कौन कौन से कदम उठाने हैं, और एक बार जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे उसके आगे कैसे अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर आपको याद होगा, मैंने पार्ट 1 में आपको बड़ी सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कौन से टूल्स टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। पार्ट 2 में हमने बात करी थी कोर्सेज के बारे में और कैसे हमने कोर्सेज के बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। पार्ट 3 में हमने बात करी थी कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हमें पहले से आनी चाहिए जिसके बेसिस पे हमको इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब फाइनली हम आ चुके हैं कि अब हमें अप्लाई कैसे करनी है। मैंने कोर्सेज कर लिए, मैंने चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, मैंने फंडामेंटल्स कर लिए, मैंने बहुत सारा टाइम लगा लिया डिजिटल मार्केटिंग को समझने में ऑन अ बेसिक लेवल। अब मुझे इस नॉलेज को मार्केट में लेके जाना है, तो मैं अप्लाई कैसे करूं। यूजुअली यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, एक होता है लिंक्डइन, एक होता है नौकरी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे आपको पता है, जैसे इंस्टा हायर हो गई, या फिर monster.com हो गई, या फिर shine.com हो गई, ये सब हैं। लेकिन मोस्टली लोग या तो नौकरी या लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो अप्लाई करते हैं वो लिंक्डइन के थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोग होते हैं, उनको यही नहीं पता कि लिंक्डइन होता क्या है। भैया, इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, बिगेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप आड़ू पाड़ू कूड़ा कचरा पोस्ट करेंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होती है। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होती है। इसी वजह से स्टार्टअप फाउंडर्स, प्रमोटर्स, बड़े कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स सब लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं। तो आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लिंक्डइन पे जाएं और अपनी प्रोफाइल को एक बेसिक लेवल पे ऑप्टिमाइज करके एटलीस्ट उनके साथ एक कॉन्वर्जेशन छेड़ दें। इसके अलावा लिंक्डइन पे डायरेक्टली जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पे डायरेक्टली कुछ पोस्ट्स होते हैं जो इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भैया हमें इंटर्न्स चाहिए, तो
अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस एड्रेस पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको रियलाइज़ करनी है कि सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले लिंक्डइन की ऐप को डाउनलोड करके एक अकाउंट क्रिएट करना है। भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, अगर लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट आपने नहीं करा है ना अभी तक, तो आप किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे वो सबसे पहले देखने ही यही वाले हैं कि ये बंदा लिंक्डइन पे एक्टिव है भी या सिर्फ टाइम पास कर रहा है लाइफ में। ठीक है, उसके बाद बेसिक सेक्शंस, लिंक्डइन के बेसिक सेक्शंस को समझने की कोशिश करिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी इस रोड मैप के अंदर हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ना बेसिक सेक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अबाउट सेक्शन होता है, फिर आपका एक हेडशॉट सेक्शन होता है, फिर आपकी स्किल सेक्शन होता है, फिर आपका एक वर्क एक्स का सेक्शन होता है। ठीक है, फिर आपके कुछ रेफरेंसेस हो गए, एजुकेशन हो गई, बड़े सारे सेक्शंस होते हैं। तो ये बेसिक सेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे। जैसे इंस्टाग्राम पे तो आप बड़ा गला फाड़ के लोगों के पोस्ट और कमेंट्स लाइक कर देते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लिंक्डइन पे जाके एक बार देखना पड़ेगा कि भैया माजरा क्या है, चल क्या रहा है, और इन बेसिक सेक्शंस को एक बार फिलअप करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक बार आपने सेक्शंस बना लिए तो सबसे पहले आपने कनेक्ट विद 100 पीपल इन द इंडस्ट्री वेयर यू सी योरसेल्फ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको एजेंसी में जाना है तो एजेंसी में 100 लोग कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने का मतलब जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है, वैसे ही लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है। आप ढूंढिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उनके कॉलीग्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। उनको एक पर्सनलाइज नोट भेजिए कि सर मैं धीरज बोल रहा हूँ और मैंने अभी अपना एक प्रोग्राम ख़त्म करा है और मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि आप और इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं और आपके एक्सपीरियंसेस में सीख पाऊँ। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं इंडियाज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम टॉप एजेंसी, ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रास्ता दिखा रहा हूँ कि लिंक्डइन को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो सबसे पहले 100 कनेक्शन से बिल्ड करना शुरू करिए। जैसे ABCD होता है, वैसे लिंक्डइन का जो L है वो आप 100 कनेक्शन से करना शुरू करिए। वंस यू कनेक्ट विद देम, ड्रॉप देम अ थैंक यू नोट, बट डू नॉट बी नीडी। देखिए, कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने कनेक्ट कर दिया और अब तो मेरी जॉब पक्की। यार एक तो नहीं, फेरी लैंड ड्रीम लैंड में रहना बंद कर दो कि लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, ये दुनिया बड़ी प्यारी है, मैं तो यहाँ पे मुझे जो चाहेगा मिल जाऊंगा। बेटा ये बच्चों वाली बातें होती हैं। ठीक है, कनेक्ट करना है आपने क्या बोल के कि मुझे आपसे सीखना है, मैं आपके एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहता हूँ और सिर्फ मुझे आप अपने कनेक्शंस का पार्ट बना लीजिए। ये मत करना कि भाई जाओ और उधर शुरू हो जाओ जी, जाओ दे दो सब चीज नहीं जाएगा, जाओ नहीं मिलेगी ऐसी। ठीक है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, किसी भी कनेक्शन के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और उस रिलेशनशिप को बिल्ड होने में और मेंटेन करने में टाइम लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम तो आपको लगेगा बाबूजी। पहले आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करिए, बेसिक सेक्शंस फिल करिए, 100 लोगों के पास जाइए, उनके सामने हाथ बटाइए और बोलिए सर जी हमें आपके नेटवर्क का पार्ट बनना है क्योंकि हम आपसे सीखना चाहते हैं। बस ये इच्छा होनी चाहिए अंदर की मैं सीखना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर पोस्ट लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। जो जो आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सीखा या आपके सामने घटनाएं घट रही हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक मार्केटिंग के इकोसिस्टम में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, तो आपने उन लर्निंग्स को ट्रांसलेट करना है एक पोस्ट में। आइडियली तो मैं बोलूँगा कि हर दिन आप एक पोस्ट लिखें, लेकिन अगर हर दिन लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है तो हफ्ते में 2 से 3 पोस्ट काफ़ी रहेंगे। इसके ऊपर अगेन हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सर कैसे करना है, क्या पोस्ट होते हैं, सब हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एंड जितनी जल्दी भागोगे उतना जल्दी गिरोगे। सिर्फ आपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना है, और 2 से 3 पोस्ट हर मंथ नहीं बोलना चाहता मैं, हर हफ्ते आप करें। ठीक है, और धीरे धीरे इस प्रोसेस में आगे क्या होगा, जब आप ढूंढेंगे, जब आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, जब आप पोस्ट लिखेंगे, लोग आपके पोस्ट को लाइक करेंगे, तो धीरे धीरे लिंक्डइन आपके इंप्रेशंस बढ़ाना शुरू कर देगा। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको कितने लोग देख पा रहे हैं, आपके पोस्ट कितने लोगों की फीड तक पहुंच पा रहे हैं। जब आपके पोस्ट दूसरे लोगों की फीड में आना शुरू करेंगे, तभी धीरे धीरे HR रिक्रूटर्स की नज़र आप पे पड़ेगी और वो स्वयं हाथ बटाएंगे कि धीरज सर हमें तो आपके पोस्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं, हम इंटर्न्स ढूंढ रहे, आना चाहते हो क्या।
या फिर नॉर्मली भी अगर आप इंटर्नशिप्स वहाँ पे लिंक्डइन पे चल रही होगी और रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे देखेंगे, नज़र डालेंगे कि हाँ यार धीरज तो बढ़िया काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपने जो एप्लीकेशंस दी हैं उनको एचआर रिक्रूटर सीरियसली लेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवन लैंडिंग एन इंटरव्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, लिंक्डइन हलवा नहीं है, लेकिन लिंक्डइन को इग्नोर करोगे तो बेटा कुछ नहीं होगा। लिंक्डइन आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आपने इसको डे वन से सीरियसली लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप अपने आप को डिजिटल मार्केटर ना तो पहले बोल सकते थे और आगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज सारी चीज़ें, सारे जॉब्स, आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लिंक्डइन पे मिलेंगी। ओके, चलते हैं स्टेप 2 पे। तो पहले पार्ट में हमने बात करी थी लिंक्डइन के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि नौकरी के थ्रू क्यों अप्लाई करना है। सर नौकरी कहाँ से आगे बताते हैं। तो Naukri.com एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या ये रिलायबल है? इसका आंसर है बोथ येस एंड नो। ये क्या बात कर रहे हो सर, बताता हूँ कैसे। ये येस इसलिए है बिकॉज 90% ऑफ द इंडियन जॉब्स आर पोस्टेड हेयर। 90 से ज़्यादा परसेंट, ऑलमोस्ट 14 लाख नौकरियाँ साल की डिजिटल मार्केटिंग की, जितना मैंने लास्ट कैलकुलेट करा था, डायरेक्टली नौकरी पे आती हैं। और नो इसलिए बिकॉज आप एवरी सिंगल ओपनिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रिग्ड। मोस्ट ऑफ देम नहीं बोलूँगा, मेनी ऑफ देम आर रिग्ड। रिग्ड का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो एचआर कंसल्टेंट्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पास के लिए इंटर्न्स हायर करना चाहते हैं, वो भी Naukri.com पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ गुड एक्टर्स होते हैं और यहाँ पे कुछ बैड एक्टर्स होते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के हिसाब से क्या मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ बिटवीन गुड एंड बैड। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि Naukri.com पे जो भी बंदा आपको, जो भी पोस्टिंग दिख रही है, जो भी आपको फीड में जॉब टाइटल्स दिख रहे हैं, वो 100% लेजिट है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी डिजिटल मार्केटिंग ग्रो हो रही है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मुझे किस टाइप का बंदा चाहिए, तो वो आलतू फालतू बड़े अजीबोगरीब टाइप की प्रोफाइल भी डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि Naukri.com इंपॉर्टेंट नहीं है। Naukri.com बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़रूर लॉग इन करके अपनी प्रोफाइल बनाएं और बेसिक सेक्शंस फिल करना शुरू करें। स्टेप 2 है कि मान लीजिए कि अगर आपने 1 से 3 महीना वेट किया और आपने सब कुछ करने के बाद भी, जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें अब तक बताई हैं मेरे पुराने वीडियोस में, आपने फॉलो करा, आपने कवर लेटर बनाया, आपने रिज्यूमे बनाया, आपने मेरा लाइव सेशन देखा कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, आपने उन सब चीज़ों को वहाँ पे स्टिच किया, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसके बाद भी आपको यहाँ से जवाब नहीं आ रहे, तो करीबन 7,000 रुपये का एक नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विसेज करके एक इनका सर्विस बंडल होता है। इस बंडल में बेसिकली क्या करते हैं ये लोग कि आपके रिज्यूमे को प्रायोरिटी लिस्टिंग में डाल देंगे। जब भी कोई बंदा सर्च कर रहा होगा तो आपका जो रिज्यूमे है कैंडिडेचर की लिस्ट में टॉप 10 या टॉप 50 के अंदर आ जाएगा। डिपेंड करता है कितने लोगों ने नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ली है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 80% ऑफ द यूज़र ये नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विस लेते ही नहीं है, इसीलिए उनका रिज्यूमे काफ़ी नीचे रहता है। अब ये एक हैक समझ लीजिए या फिर एक सुविधा समझ लीजिए। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपने नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ले ली तो अब आपका पक्का 100% रिज्यूमे टॉप पे आएगा और आपको 100% जवाब मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत महीने वेट कर लिया और उसके बाद भी आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, कि बेच रहा है बट इट डज़ वर्क। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब मैंने इकोनॉमिस्ट ज्वाइन करनी थी तो उससे पहले मैंने नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ली थी एंड विद इन 3 मंथ्स मेरे को एक्चुअली में अच्छी कंपनी से आंसर आने शुरू हो गए थे, जिसमें से बड़े सारे एचआर कंसल्टेंट्स भी थे। लेकिन वो एचआर कंसल्टेंट्स भी जहाँ मुझे लेके जा रहे थे वो एक बढ़िया जगह ही थी। तो फिर लास्ट में ऑब्वियसली मैंने लिंक्डइन के थ्रू इकोनॉमिस्ट में अप्लाई करा। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा भी हुआ है कि लिंक्डइन हेल्प मी गेट दिस जॉब। बट हाँ, जब तक मुझे आंसर्स नहीं आ रहे थे तब तक मैंने नौकरी की फास्ट फॉरवर्ड सर्विस भी यूज़ करी है। मैंने कोई एफिलिएट लिंक भी नहीं दिया, तो जाके मुझे गंदी गालियाँ मत देना। ठीक है। स्टेप 3 इज़ कि बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंटरव्यू, तो एक बार आपने फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ले लिया, फिर नॉर्मली भी आपको Naukri.com से आंसर्स आने शुरू हो गए और आपको समझ में आ गया कि चलो ठीक है अब इंटरव्यू का टाइम आ गया है। फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज़ एक बेसिक होमवर्क ज़रूर करके जाएं। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग ये स्टेप नहीं करते और उसके बाद वो गंदी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे जाके रिग्रेट करते हैं और 3 महीना 6 महीने अपना टाइम ख़राब करते हैं। जब आप बेसिक होमवर्क कर लेते हैं तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पढ़िए, फाउंडर्स के प्रोफाइल के बारे में पढ़िए, मेजर क्लाइंट्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज क्या करते हैं। भैया तुम मार्केटर हो
ये सब बिना पढ़े गए तुम इंटरव्यू में क्या बकबक करोगे, अपनी कहानियां सुनाने शुरू कर दोगे क्या, फेरी टेल। काम की बात करनी है तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड एक छोटा सा वेबसाइट ऑडिट भी करके जाओ। मैंने आपको पहले भी एक टूल बताया है, similarweb.com। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक वेबसाइट के बारे में पता चल जाएंगी, उनका ट्रैफिक कितना है, उनकी कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनके टॉप व्यूड पेजेस कौन से हैं, उनकी जोग्राफीज़ कौन सी हैं, उनकी यूजर्स का इंटरेस्ट क्या है। ये सब चीज़ें अगर आप जाएंगे और इंटरव्यू में बताएंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यही करते हैं, मैं आपकी उनसे बात भी करवाऊँगा, ठीक है। और 2 से 3 राउंड के लिए वेट करें। कोई भी ऑफर आए तो तुरंत एक्सेप्ट ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको नेगोशिएट करना आता ही नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, हम हैं डेस्परेट। तो डेस्परेशन में वो बंदा अगर आपको 5,000 रुपये भी दे, आप हेलो सर थैंक यू मेरा प्रसाद देने के लिए, तो बेटा प्रसाद लेने जा रहा है या तनख्वाह लेने जा रहा है। तो जब भी पहला ऑफर आए तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, नेगोशिएट करना है। हाथ में कम से कम 2 से 3 ऑफर होंगे, तभी जाके आप नेगोशिएट कर पाएंगे। ऐसा कोशिश करिए। फ्रेशर्स मान लीजिए आपने बहुत ट्राई करा और आपको नहीं मिल रहा और आपको लग रहा है कि कंपनी में सारी चीज़ें करने के बाद भी ठीक है, पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, 1 से 3 साल आपको हो चुके हैं और आप नेगोशिएट नहीं करते हैं, तो ये जो करोड़ों रुपए लेने की आप बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप नेगोशिएट ही नहीं कर रहे हो, आपकी सैलरी कभी बढ़ेगी ही नहीं, तो करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे, लाखों रुपए भी नहीं आएंगे। नेगोशिएट करना सीखें। आप एक इज्जतदार आदमी हैं, इज्जत से नेगोशिएट करिए। 15-20% सैलरी हाई कोट करके बीच में कहीं सेटल होइए, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड क्या मैंने बोला, 20 से 30% एक्स्ट्रा सैलरी नेगोशिएट करेंगे, तब जाके 15% पे कहीं आपकी गाड़ी रुकेगी। मान लीजिए आपने कोट करा, सर मुझे 35,000 सैलरी चाहिए। अब 35 सुन के मान लो किसी का बजट अगर 22-23 भी है ना, तो वो तो सीधा मना कर देगा। आप 35 से इसको 25 पे लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 35 कोट ही नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सर आप बताओ कितने पैसे देना चाहते हो, तो बेटा वो आपसे 18,000 में काम कराएगा। फिर इसके सपने भूल जाओ, इसके भी सपने भूल जाओ। ये गलती ना करें। नेगोशिएशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमेशा नेगोशिएट करा करें, ठीक है। और सिर्फ एसईओ वाला काम ना उठाएं। मैं बार बार बोल चुका हूं, कहीं भी आपको ये चीजें दिखें जैसे कि लिंक सबमिशन, बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग, पिंग्स, भागो। यू हैव टू गेट आउट। ये काम अच्छा नहीं है, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोलते, ये डिजिटल मार्केटिंग के दायरे में नहीं आता, ये पप्पू मार्केटिंग होती है। पप्पू मार्केटिंग वाला काम करना है तो ज़रूर इनको एक्सेप्ट करें। प्लीज़ जनरलिस्ट रोल के लिए अप्लाई करें। ये लिंक सबमिशन, बैकलिंक, इन सब में कुछ नहीं रखा, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, इसमें कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं होती, इसमें कोई एनालिसिस नहीं होती, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही है। ये काम आपने नहीं करने हैं, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी ख़राब हो या आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी ख़राब हो, ये काम आपने नहीं करना है। ये मजदूरी वाला काम है, ये गधा मजदूरी वाला काम है जो आपने नहीं करना है, ठीक है। एंड नेगोशिएट करने के बाद आप अपना ऑफर लेटर साइन करें और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदे की तरह काम करें। रश ना करें और ट्रस्ट करें। बंदे की बात माने, रश ना करें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें। रश ना करें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें। आई होप आपको ये पार्ट थोड़ा क्लियर लगा जो मैंने आपको बताया लिंक्डइन और नौकरी वाला। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। आ जाओ सर, फटाफट कारवां कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मेरे को आ रहा है मज़ा। तो अब हम बात करेंगे व्हेन टू स्विच। स्विच सर, अभी तो मैंने ज्वाइन ही नहीं करा है, आप अभी से स्विच की बात करते हैं। स्विच की बात इसलिए करते हैं बिड़ू, क्योंकि पूरे टाइम तो एक कंपनी में काम नहीं करोगे ना कभी तो स्विच करना पड़ेगा। अब होता क्या है, लोग टाइम से स्विच नहीं करते हैं। जब वो टाइम से स्विच करते नहीं है ना, तो उनकी तनख्वाह कभी बढ़ती नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप किसी कंपनी में बैठे हैं, तो अगर आपका एक इंटरनल प्रमोशन होता है, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग या इनफैक्ट इवन मार्केटिंग में भी मैक्सिमम जो सैलरी बढ़ती है ना आफ्टर अ प्रमोशन, दैट इज ओनली 20%। सीरियसली कह रहा हूँ, सिर्फ 20% बढ़ती है। और अगर आप स्विच करते हैं तो ये नंबर हो सकता है एनीवेयर बिटवीन 40 to 50%। जी हाँ, स्विचिंग इज ऑलवेज मोर गिव्स यू मोर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ सैलरी व्हेन यू आर स्विचिंग एंड नॉट व्हेन यू आर
प्रमोटेड, गेटिंग प्रमोटेड। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पागलों की तरह हर साल कंपनी स्विच करो, क्योंकि अगर आप हर साल कंपनी स्विच करोगे और अगर आप बैठोगे नहीं, तो ये जो नंबर मैंने आपको स्विच का बताया था, दिस विल गो डाउन, दिस विल स्टार्ट गिविंग यू नेगेटिव रिजल्ट्स। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? लोग आपकी लॉयल्टी को क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आप एक जगह ऐसी बैठे हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो गए और आप स्विच नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप अपने करियर के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्विचिंग होती क्या है। क्वाइट सिंपली, व्हेन यू चेंज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ क्लाइंट और मूव फ्रॉम वन स्किल सेट टू अनदर। हैं जी सर, कहीं आप कह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दी, कहीं आप कह रहे हो स्किल सेट ही चेंज कर दिया। मैं बताता हूँ, मान लो कि आप एसईओ से कंटेंट की तरफ जा रहे हो, इसको भी स्विच कहते हैं। मान लो कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे हो, इसको भी स्विच कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इसको भी स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये स्विचिंग का पार्ट होती हैं। ठीक है, इट इज़ प्रीटी मच कॉल्ड मेकिंग अ स्विच। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन शुड वन डिसाइड टू स्विच। देखो, अब ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आपने याद रखना है अपनी लाइफ में, और आपने बहुत गलतियां अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आप इन फंडामेंटल चीज़ों को याद रखें। अगर अभी भी टिकटॉक देखना है, रील्स देखनी, तो अभी से आप जा सकते हैं, बिकॉज अब जो मैं बातें करने वाला हूँ बड़ी सीरियस बातें हैं, मजाक की बातें हो चुकी हैं, ख़त्म। तो ध्यान से देखते हैं। There are a lot of reasons to switch. The two most common reasons we switch are lack of respectable salary. देखो, ये बात तो है, पूरी जनता पेट पालने के लिए ही काम करती है। वो काम इसलिए करती है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। तो बड़े सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि हम आपको 3 महीने प्रोबेशन पे रखेंगे और 3 महीने के बाद हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे 50%, या जो भी उनको प्रॉमिस करते हैं। मान लो अभी आपको 10,000 रुपये पे रखा हुआ है और उन्होंने बोला 3 महीने के बाद जब आपकी प्रोबेशन खत्म हो जाएगी हम इसको 30,000 कर देंगे। तो बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं वो तो आप इसके अगेंस्ट कर रहे हैं कि हाँ यार, मुझे तो एक्चुअली में यहाँ पहुँचना है। अगर 3 से 6 महीने बाद आपकी सैलरी मान लो 10 से इन्होंने कर दी सिर्फ 15, साइटिंग वॉट एवर रीजन, ये रिसेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपका जो विश लिस्ट थी, आपके जो दिमाग में एक नंबर था जिसके लिए आप काम करते, जो बेंचमार्क था, वो तो 30,000 था, अब वो आपको मिली नहीं। तो इससे होगा क्या, अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे और कंपनी का काम अच्छे से नहीं करेंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे सारी जनता काम करती है पैसों के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, अपनी जी जान लगाने के बाद, कमर तोड़ मेहनत करने के बाद, खून पसीना पसींचने के बाद भी अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो मोस्ट कॉमनली लोग, एक सैलरी तो एक हमेशा एक रीज़न होता ही है स्विच करने का। दूसरा रीज़न जो लोग करना चाहिए लेकिन वो करते नहीं है, विच इज़ लैक ऑफ लर्निंग। तुम सीख नहीं पा रहे। तुम यहाँ पे आए थे, कोई भी नौकरी जब आप करते हैं, आपको अगली नौकरी इस बेसिस पे मिलेगी कि आपने अपनी पुरानी नॉलेज, पुरानी नौकरी में क्या क्या सीखा, उनको स्किल्स में कन्वर्ट करा, और अब उन स्किल्स को आप हमारे लिए यूज़ करेंगे। ये होता है। लेकिन अगर आपकी कोई लर्निंग ही नहीं हो रही है, आप एक ही काम, आप मंडेन काम, रूटीन काम एक बारी में करे जा रहे हैं, तो आप इंसान थोड़ी ना है। इसीलिए तो जो लोग चैट जीपीटी को लेकर रोना रो रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि चैट जीपीटी उनका काम 2 सेकंड में ले लेगा, बिकॉज उसमें कोई लर्निंग नहीं हो रही। अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे लर्निंग ही नहीं हो रही है, जहाँ पे आप जाएं और आपका पूरा दिन निकल जाता है और आप एक ही कीबोर्ड पे बैठ के अपना सर मारते हैं और एक ही काम करते हैं, जिसमें अब आपको दिमाग लगाना आपने बंद कर दिया है, तो सर जी आपको अभी तुरंत स्विच मार लेना चाहिए, नहीं तो आप फंसिएगा। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, अगर आप लर्नर हैं, अगर आप 20 से 25 साल के हैं, एज फार एज पॉसिबल प्रायोरिटाइज लर्निंग, क्योंकि इस एज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपैरेटिवली कम होती हैं, आपके खर्चे कंपैरेटिवली कम होते हैं। अगर आप किसी घर में रहते हैं और आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, तो आपको रेंट नहीं देना, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं वो उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास। तो यहाँ पे अगर आप लर्निंग को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो आपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आपने बेसिकली एक तरीके से लात मार दीजिएगा। सच बता रहा हूँ। ठीक है, थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ योर ओन स्किल सेट प्लस थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर फील्ड, ये होता है लर्निंग का मतलब।
जो मैं खुद सीख रहा हूँ वो तो सीख ही रहा हूँ, जो मेरे काम का पार्ट है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो मेरे काम के बियॉन्ड चले जाता है उसको भी मैं लर्निंग बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट सीख रहे हैं और आपको साथ साथ एसईओ सीखने का मौका भी मिल रहा है, इसको हम लर्निंग बोलते हैं, इसको हम लर्निंग बोलते हैं। ये होती है लर्निंग, कि मुझे जो काम मिला है मैं उसके अलावा भी और एरियाज एक्सप्लोर कर पाऊँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा पाऊँ, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। ऑलवेज स्विच अ टॉक्सिक कंपनी, नो कंपनी इज वर्थ मोर देन योर मेंटल हेल्थ। बहुत सारी कंपनीज होंगी जो आपसे 12-12 घंटे काम कराएंगी, पागल कुत्तों की तरह आपको अपनी उंगलियों पे नचाएंगी, आप उनके पपेट होंगे, घर जाके आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, आप बस घर पहुंचेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ को ये टोटली डैमेज कर देंगे। ऑफिस में बहुत सारी पॉलिटिक्स चलेगी और आपको लगेगा कि मैं एक मजदूर की तरह दिन भर बस खचर पचर खचर पचर खचर पचर लकड़ी काट के वापस आ जाता हूँ। राइट, नो ऑफेंस टू एनी मजदूर, आप बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि कोई लर्निंग नहीं हो रही है। आप एक ही काम कर रहे हैं, आप अनस्किल्ड काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनी को आपको हमेशा स्विच कर लेना चाहिए जो आपकी ग्रोथ में इन्वेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ऐसी कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉट स्विचिंग ऑन टाइम? अगर आप टाइम से स्विच नहीं कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे अगर आप स्विच नहीं करेंगे। अगर आप एक ही कंपनी में सरकारी नौकरी की तरह बैठे रहेंगे तो आपका रेगुलर बेसिस पे 10-10, 15-15, 20-20% प्रमोशन होता रहेगा, लेकिन आप लाइफ में कहीं आगे नहीं जाने वाले, आप बैठे रहेंगे। द बिगेस्ट कॉस्ट दैट यू विल बेयर इज बाय गेटिंग स्टक इन योर कंफर्ट जोन। हमेशा अपने कंफर्ट जोन में स्टक रहेंगे। ठीक है, यू मस्ट एम टू स्विच एटलीस्ट 3 to 4 जॉब्स बिफोर यू हिट 30 एंड देन रिड्यूस योर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आफ्टर यू क्रॉस 30। 30 से पहले आप जितना स्विच कर सकते हैं आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने अभी अपनी फील्ड डिसाइड नहीं करी है, यू आर स्टिल इन योर एक्सप्लोरिंग मोड। तो 20s आर मेंट फॉर एक्सप्लोरिंग, ये अंकुर वारुकू जी भी बोलते हैं। जो स्विचिंग मारनी है बढ़िया तरीके से 20 अपने 20 से 30 के बीच में अच्छी तरीके से स्विच मार लीजिए, क्योंकि आपको बड़े सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा, बड़े सारे प्रोसेसेस के बारे में आइडिया हो जाएगा, बड़े सारे फॉर्मेट्स के बारे में आइडिया हो जाएगा, बड़े सारे लोगो और वर्किंग स्टाइल्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, 30 के बाद अगर आप मारते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लोड ज़्यादा होगा, आपका कॉग्निशन थोड़ा कम हो जाएगा और लोग आपको डाउट करेंगे। 30 के बाद एक्स्ट्रा स्विचिंग से आपका रिज्यूमे खराब हो जाएगा। यू हैव टू स्टे इन अ कंपनी फॉर एटलीस्ट 2 years। एक मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज है जो इंडिया भर के एम्प्लॉयर्स एक नेचुरल नॉर्मल टाइमलाइन कंसिडर करते हैं। कंपनीज विल क्वेश्चन योर लॉयल्टी इफ यू कीप स्विचिंग आफ्टर 30, मैं बोल चुका हूँ, बट nobody will question too much because everybody knows that 20s are meant to explore. Whatever risks that you have taken have to be taken in your 20s. 20s बड़ी इंपॉर्टेंट एज है, इसीलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब 1-2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया करो, पागल कुत्ते ने काटा तो कंटिन्यू करते रहा करो, बिकॉज आपने अपने लाइफ के 5 से 7 साल अपनी जवानी उस सरकारी नौकरी में निकाल दी है। अब आपके दिमाग में उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है और उस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है, अब आप सड़ेंगे और रॉट हो जाएंगे। तो जो स्विचिंग करनी है, जो भी एक्सप्लोरेशन करनी है, कैलकुलेटेड तरीके से करिए। पेटी पॉलिटिक्स में ना फंसिए, टॉक्सिक कॉलिग्स के चक्कर में ना फंसिए, और सैचुरेशन तो बिल्कुल एक्सेप्ट ना करिए। लग रहा है नई लर्निंग हो रही, दफा हो जाओ वहां से। मेक अ मूव, जब लगे कि अब मेरे को नहीं मजा आ रहा है यहाँ पे, निकलो यहाँ से। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग रीजंस टू शिफ्ट या थिंग्स टू अवॉइड, मैंने आपको बता दिया। पेटी पॉलिटिक्स, टॉक्सिक कॉलिग्स। अगर आप स्मार्टेस्ट पर्सन है इन द रूम में, इट्स टाइम टू गो। इसका मतलब अब आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर सारे लोग आपके पास आ रहे हैं काम करवाने के लिए और आप किसी के पास नहीं जा सकते कुछ सीखने के लिए, इसका मतलब अब आप गलत जगह पे हैं। अब टाइम आ गया निकलने का। भैया सलमान खान ना बने, निकल जाइए, मैं बता रहा हूँ फंस जाएंगे। ठीक है, लेस देन 10% हाइक, मैंने आपको क्या बोला, 15 to 20% तो नॉर्मल डिसेंट होता है। इससे कम मिल रही है तो आप थोड़ा अपनी ईगो पे लीजिए और निकल जाइए। लोड शेडिंग विच इज़ गधा मजदूरी, एक ही काम बार बार करना। कंपनीज डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेज में जा रही है, एक्सेसिव फायरिंग कर रही है, तो देख लीजिए, इट्स टाइम टू स्विच। एंड अब्यूजिव क्लाइंट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर, अगर क्लाइंट्स आपको गाली दे रहे हैं, आपसे अनरीजनेबल काम करवा रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को ठेस पहुंचा रहे हैं, निकलो, स्विच, दूसरी नौकरी ढूंढो, जाओ, दूसरी नौकरी ढूंढो, जाओ। सो आई होप ये मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा।
लेट्स गो। अब लाए ना सर मजे की बात, अब आएगा ना सर मजा। अब आप हमें बताएं कि सर पैसा ही पैसा कैसे कमाना है। सर बड़े सारे लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग कर ले, एजेंसी खोल ले, लाइफ में इतना पैसा आ जाएगा, गिनते गिनते बाल सफ़ेद हो जाएंगे, है ना। ठीक है, देखो, अब बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि मैं एजेंसी या फ्रीलांसिंग के अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक फ्रीलांसर रह चुका हूँ, मैं खुद एक एजेंसी खोल चुका हूँ। हाँ, फेल हो चुका हूँ, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज में काम कर चुका हूँ, कम से कम 4 एजेंसीज में काम कर चुका हूँ, 30 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि फ्रीलांसिंग और एजेंसी का इकोसिस्टम क्या है। मैंने अप टू 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ भी चार्ज करा हुआ है क्लाइंट से। उसके बावजूद मुझे लगा कि अब इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉर्पोरेट जॉब। तो क्या रीजंस रहे होंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रॉड ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग और एजेंसी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, दिल थाम के बैठे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। देखो, अब मैं जो भी पॉइंट्स दूंगा ना, वो फ्रीलांसिंग और एजेंसी के एक साथ ही होंगे। बेसिकली फ्रीलांसिंग, सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग इन द इनिशियल ईयर्स इज इवन, सॉरी ये इधर है, हाँ। फ्रीलांसिंग इज एन अरेंजमेंट वेर यू डिलीवर अ वेल डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। देखो जी, नौकरी में जाते हो तो वहाँ पे आपको फिक्स घंटा बैठना पड़ेगा, 9 to 5 आपको बैठना पड़ेगा। कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, HRA रीइंबर्समेंट, ये सब आपको मिलेगा। आप उन कंपनी की पेरोल पे होंगे, ठीक है। और जो भी कंपनी रूल्स डिसाइड करेगी, आपने उन रूल्स के हिसाब से चलना है। और उसके अलावा आप लेफ्ट राइट सेंटर और कोई काम नहीं कर सकते, आप फुल टाइम उनके साथ एंगेज्ड है। फ्रीलांसिंग फुल टाइम नहीं होती, इट्स अ पार्ट टाइम एंगेजमेंट, ठीक है। पहली बात तो ये डिफरेंस समझो कि फुल टाइम और पार्ट टाइम का डिफरेंस है। आप पार्ट टाइम एंगेज हैं, पूरा वक्त आप इसमें नहीं दे रहे, ठीक है। वेल डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। जो काम आपने प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्चुअली आपको उसको ऑब्लिगेट करना पड़ेगा। यू आर कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड, आपने वो काम करके देना ही देना है, ठीक है। एंड द कंपनी इज नॉट लाइबल टू गिव यू द बेनिफिट्स पास डाउन टू द रेगुलर कॉलीग्स, एग्जाम्पल इंश्योरेंस वगैरह। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनी के पेरोल वाले एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट में मिलती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेड लीव्स, सिक लीव्स, इंश्योरेंस, HRA, राइट, फ्री फूड, रीइंबर्समेंट, कैब्स, ब्ला 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 ब्ला। फ्रीलांसर को ये सब नहीं मिलती। तो फ्रीलांसर एक तरीके का वेंडर ही हो गया। आप समझ लो कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप रूल्स डिसाइड करो कि आपको कब कितना कितना टाइम देना है। हमें इस चीज़ से मतलब है कि जो रिजल्ट्स और जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आपने हमें प्रॉमिस करी है, वो आप हमें करके दें। अदरवाइज हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे नल एंड वॉइड। हम आपको दफ़ा रफा दफ़ा दफ़ा रफा रफा दफ़ा कर देंगे, ठीक। अब फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब। एक तो हमने जॉब को क्या कर दिया, आज की डेट में हमने कर दिया डीमोनाइज। सारे जॉब्स गंदे होते हैं, नौकरी में तो ग्रो नहीं कर सकता, नौकरी करने वाले साले कुत्ते होते हैं, वो पालतू कुत्ते होते हैं, पट्टा डाल के चल आलतू फालतू बॉलीवुड मूवीज़ देख के और इधर उधर तुम्हारे 2 टके के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को तुमने देख के तुमने कर दिया जॉब को डीमोनाइज। वो खुद नौकरी कर रहे हैं, आपको बताते नहीं है, खुद नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिफरेंस ले लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड जॉब। और मैं एक बात आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग इन द इनिशियल ईयर्स इज एक्चुअली वर्स देन अ जॉब। सच बता रहा हूँ। कैसे? बंदे जब फ्रीलांसिंग काम उठाते हैं, उनके इरेगुलर वर्क स्केड्यूल्स होते हैं, कंपनी करती है लोड शेडिंग। मैंने आपको लोड शेडिंग के बारे में बताया था ना कि वो काम इतना ज़्यादा थोप देती है, और क्योंकि अब आपको उस काम को होल्ड करके रखना है, आप उनकी इरेगुलर डिमांड्स, आलतू फालतू चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे सिंपली टू प्लीज़ देम, कि आपको क्लाइंट सेटिस्फैक्शन मेंटेन करनी है। तो आप उनके ऐसी चीज़ें जो स्कोप क्रीप जिसको हम बोलते हैं, जो स्कोप ऑफ वर्क के बाहर दी हैं, वो भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, वो कहते हैं नहीं आप हमारे ऑफिस में ही आओ, आप जूम कॉल पे बैठे ही रहो हमारे साथ, मुझे पल 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 की खबर चाहिए, न्यूज़ चाहिए, अपडेट चाहिए, आपका सर खा जाएंगे जीना आराम कर। क्योंकि दे आर ओनली कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड ना, वो आपके टाइमिंग्स को तो डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपको डिक्टेट तो कर नहीं सकते, या फिर आप उनकी कंपनी की पॉलिसी के अंदर तो आते नहीं है। इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन होती है, रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन होती है। फिर क्या होता है, आपको और प्रेशर देने के लिए, स्ट्रेस में रखने के लिए, आपकी पेमेंट मान लीजिए अगर 30th को आनी होती है, वो फालतू में 8th को करेंगे, या फिर हो सकता है और डिले कर देनी, पैसा नहीं आ रहा, हम वेट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, अकाउंटेंट छुट्टी पे गया हुआ है, इसकी बीवी का डेथ हो गया,
बकवास बकवास रीजंस की वजह से आपकी पेमेंट्स को डिलीट करेंगे। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़े सारे ऐसे लाला क्लाइंट्स होते हैं जो सेठ जी टाइप क्लाइंट्स होते हैं, जिनको लगता है कि फ्रीलांसिंग बिठा ले मतलब मैंने अपना पर्सनल सर्वेंट बिठा ले जो मेरे ऑफिस में नहीं बैठेगा, काम तो साला घर से करेगा, लेकिन इसका खून पसीना पसीज के इसकी लंका लगा देनी है मैंने। और करते हैं इंडियन क्लाइंट्स, इसीलिए मैं फालतू में गाली नहीं देता इंडियन क्लाइंट्स को, ऐसा इंडियन क्लाइंट्स करते हैं। खासकर अगर आप नए नवेले फ्रीलांसर हैं, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा होता है, सबके केस में ऐसा नहीं होता, बट बहुतों के केस में ऐसा होता है। आपको सॉफ्टवेयर भी सारे खुद ही रखने पड़ेंगे ना, आपको कोई प्रीमियर प्रो नहीं मिलने वाला, कोई लैपटॉप नहीं मिलने वाला, कोई वर्क फ्लो मैनेजमेंट टूल नहीं मिलने वाला, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई राइट्स नहीं है आपके। मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये जो नौकरियों में गालियां देते हैं ना, पकड़ लीजिए किसी गली नुक्कड़ में फ्रीलांसर को और देख लीजिए कि क्या हालत हो रही है उसकी। और 90% फ्रीलांसर्स 2 साल में निकल जाते हैं इसी रीज़न से। और मैं आपको एक रीज़न एक और बताऊं, क्योंकि आपने कभी नौकरी करी नहीं, आपको प्रोसेस बनाना आता ही नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना आता ही नहीं, आपने कभी प्रोफेशनल बिहेवियर सुना ही नहीं, आपने कभी एक्चुअल क्लाइंट से बात ही नहीं करी और आप चले गए जी फ्रीलांसिंग में। तो यही होगा, आप मस्ती मस्ती में घुसेंगे और मस्ती मस्ती में बाहर आएंगे। ये होता है। मैं डरा नहीं रहा, मैं खुद इसका विक्टिम रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि ऐसा होता है। प्लीज समझिए इस बात को, ठीक है। एंड व्हेन यू शुड कंसिडर फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी, मैं इस दोनों को एक ही चीज में क्लब कर रहा हूँ। बिकॉज एजेंसी इज जस्ट बेसिकली, जब आप फ्रीलांसिंग को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम एजेंसी बोलते हैं। एजेंसी और कुछ नहीं होता है। जब आप एक बंदे की जगह 10 लोग अपने अंडर काम रख रहे हैं और वही सेम काम कर रहे हैं, उसी को एजेंसी बोलेंगे ना। और तो काम तो सेम ही रहता है, सिर्फ स्कोप बड़ी हो जाती है, लोगों का साइज बड़ा हो जाता है, काम वही रहता है, काम वही मिलता है, ठीक है। सो व्हेन शुड यू कंसिडर फ्रीलांस? अगर आपके पास, राइट, मैं पहले ये वाला पॉइंट है, राइट, आफ्टर इंटरव्यूइंग मोर देन 50 फ्रीलांसर्स, ठीक है, एक चीज तो सब में कॉमन है, कोई भी एजेंसी खोलने का सोचता नहीं है। ये चीज़ें नेचुरली फ्लो हो जाती हैं, चीज़ें नेचुरली फ्लो। ऐसा नहीं होता कि रात को सपने में किसी के बंदे के दिमाग में आता है यार आज एजेंसी खोलते हैं, अपने आप उसके पास काम आना शुरू हो जाता है। लोग बोलते हैं यार हमें तो तुमसे ही काम करवाना, तुम तो अपनी टीम एक्सपेंड करो। वो जब पॉइंट आता है जब लोग आपके पास खुद ही आ रहे हैं और खुद ही आपके पास रेफरल्स आ रहे जा रहे एक के बाद एक, तब आप सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, अब इस फ्रीलांसिंग को एक एजेंसी के बिजनेस में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है, ठीक है। दे स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज एंड द रिटेनर्स आर हाई वैल्यू, मोटा पैसा। ऐसा नहीं कि 5-5 हज़ार रुपया काम कर रहे हैं। एक चिल्लड़ पार्टी बंद कर दो, इसकी वजह से एजेंसी नहीं खुलती, ठीक है। जब काम आने लग जाए ना कि 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, और वो सिंगल बंदा नहीं कर पा रहा है, हाई वैल्यू, मोटा पैसा, हाई रिटेनर जब आने लगता है, तब लोगों को लगता है कि चल अब एजेंसी खोल लेते, क्योंकि मुझसे सिंगल हैंडेडली चीज़ें मैनेज नहीं होने वाली। वी हैव टू ऑपरेशनलाइज इट, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ फुल फ्लेजेड रनिंग बिजनेस। दे हैव बिल्ट हाई क्वालिटी कनेक्शंस दैट कंटिन्यू टू फिल देयर पाइपलाइन। क्या लिखा है मैंने? दैट कंटिन्यू टू फिल देयर पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब लीड्स। उनके पास 6 से 8 से 9 से 10 से 12 महीने का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट रेडी होती है। लोग उनके साथ उनकी पिचेस की वेट कर रहे होते हैं, उन पे पैसा फेंकने के लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं। तभी एक बंदा एजेंसी बनाने की सोचता है। उससे पहले तो वो क्लाइंट में ही स्ट्रगल करता रहेगा कि मैं पहले साले का काम खत्म कर लूँ या फिर नए क्लाइंट लेके आऊँ। लेकिन जब ये सेकंड वाली जो प्रॉब्लम है कि मुझे नए क्लाइंट लाने के लिए फाइट नहीं मारनी पड़ रही है, मेरा वो वाला डोमेन ऑलरेडी सही चल रहा है, तो मैं एजेंसी खोलने की सोच सकता हूँ। They don't have to struggle to find work. It just comes to them effortlessly, or the platform they are working suddenly starts exposing them to high ticket service requests. या तो मेरे पास खुद से ऑर्गेनिकली रेफरल के थ्रू क्लाइंट आने लग जाएं, या फिर मान लीजिए कि अगर मैं फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो फाइवर पे ही एकदम से मुझे दिन में, पहले मान लीजिए 10 क्वेरी आती थी, अब मुझे दिन में 40 क्वेरी आ रही। तो अब मुझे इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज आई एम स्टार्ट गेटिंग डिमांड। बिजनेस तो सप्लायर होता है, कस्टमर तो डिमांड होता है, राइट। अगर डिमांड बढ़ने जा रही, अगर डिमांड बढ़ती जा रही है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली बंदा हाथ पैर मारेगा। गॉट इट? देन सो यहां पे मैंने एक आपको एब्सोल्युटली रॉन्ग वे बताया है कि किस बेसिस पे आपको एजेंसी नहीं खोलनी चाहिए। कि कोर्स वाले ने बोल दिया खोल ले, तो मैं खोल लेता। सर आपने बोला है खोलना है तो खोलेंगे।
दूसरा, कोल्ड ईमेलिंग एंड स्पैम करेंगे। अब आप तो हैं जी पपलेश कुमार एजेंसी वाले, आपको लगा कि ठीक है मेरे को छोटू मोटू चुटर पुटर चीज़ें तो आ गई हैं, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको जनता तक लेके जाऊँगा और मैं दिन में करूँगा 10,000 लोगों को कोल्ड ईमेल स्पैम और उनका सर खाऊंगा। नहीं आते इससे लीड्स और प्रोस्पेक्ट्स, नहीं आते। एक टाइम था जब आते थे, अब नहीं आते। अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया गूगल भी और ये सारे ईमेल प्लेटफॉर्म्स, आपको नहीं करने देंगे फालतू की कोल्ड ईमेलिंग, भूल जाओ। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं है, आप आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया कुछ नहीं है आपके पास। पर जी हमें तो एजेंसी खोलनी है, रिसोर्सेज तो बिल्ड कर लेता, किसी एक फील्ड में तो एक्सपर्टीज बिल्ड कर लेता, कम से कम 5 से 7 क्लाइंट तो होते आपके पास, कुछ दिखाने लायक काम होता, मटेरियल होता। नहीं नहीं, प्रमोद कह रहा है 15,000 रुपये उसके पास पड़ा है, मेरे पास 15,000 रुपये पड़ा है, चल 30,000 रुपये डाल के एजेंसी खोलता है मैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि लोग उसमें एजेंसी खोलता है तो मैं भी खोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास खुद का दिमाग तो है ही नहीं। मैं तो वो बोलता हूँ जो इन्फ्लुएंसर बोलता है, क्योंकि मैं हो जाता हूँ इन्फ्लुएंस्ड। कोई फायदा नहीं है। प्रेशर हो, एजेंसी खोल रहे हो भाई, प्लीज यार पहले 2-3 साल तो, कम से कम 3-4 साल तो काम कर लो, काम तो करो। मतलब ये तो ये हो गया कि आपने हवा में एजेंसी खोल ली, क्या फायदा है इसका? ठीक है। और कोई पर्सनल ब्रांड भी नहीं है, मान लो आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल ही नहीं है आपकी, आप कह रहे हो सर आई विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस इनटू अ ग्रोथ मशीन, और लिंक्डइन प्रोफाइल पे फोटो ही नहीं डाली भाई साहब ने, तो पहले खुद की तो ग्रोथ मशीन बना ले मेरे भाई। खुद की तो लिंक्डइन प्रोफाइल है नहीं, खुद में तो आप पोस्ट डालते नहीं हो, खुद में तो कोई फॉलोअर कनेक्शंस है नहीं, क्रेडिबिलिटी तो आपकी जीरो है सर, क्रेडिबिलिटी आपकी जीरो है। मैं आपको ट्रस्ट किस बेसिस पे करूं? आपने तो मुझे कोई सोशल सिग्नल दिया ही नहीं, आपने तो मुझे कोई सोशल सिग्नल दिया ही नहीं जिसके बेसिस पे मैं आपको ट्रस्ट करूं। तो यार ये गलतियां ना करें, दिस इज द एब्सोल्युटली द रॉन्ग वे टू ओपन एन एजेंसी। अब बात करते हैं राइट वे की। जैसे कि मैंने आपके पास बताया कि एक डोमेन एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है आपके पास। अगर आपके पास एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट, एक यूनिक इंडस्ट्री और एक न्यू जियो बोले तो या तो इंडिया हो गया या अब्रॉड हो गया, इंडिया में भी मल्टीपल स्टेट्स हो गई, या मान के चलें जिसको कॉल न्यू जियो। एक तो मैं बोलूँगा कि भाई 5 प्रोजेक्ट अगर आपके पास हैं, मान लो एक प्रोजेक्ट, एक न्यू इंडस्ट्री, एक न्यू जियो, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसके बाद आपकी बनेगी डोमेन एक्सपर्टीज। ठीक है। अब इंडस्ट्री हो सकती है, मान लो एक हो गई वेडिंग हो गई, एक मान लीजिए हो गई स्टॉक मार्केट हो गई, एक मान लीजिए आपकी हो गई एजुकेशन हो गई, इसको इंडस्ट्री कहते हैं। जियो हो गई, मान लो एक मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ, एक दिल्ली में काम कर रहा हूँ, ये आपकी जियो हो गई। या फिर मान लो एक इंडिया में काम कर रहा हूँ, एक अमेरिका में काम कर रहा हूँ, या भी आपकी जियो हो गई। कम से कम 5 प्रोजेक्ट 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पास होंगे, तब जाके तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे, वहाँ पे तो आपकी डोमेन एक्सपर्टीज बनेगी। चलिए आपको 5 प्रोजेक्ट एक ही इंडस्ट्री में करना है, तो आप अपनी निश बना सकते हैं कि मैं तो सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर लोगों के साथ ही काम करता हूँ। कम से कम बंदा यकीन तो करेगा आप पे कि हाँ यार ये बंदा मेरा काम कर सकता है। काम बहुत है मार्केट में, लोग देने को भी तैयार है पैसा, पर आप गलत अप्रोच ले रहे हैं सर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड करा फ्रीलांसिंग एजेंसी खोलने से पहले? क्या आपका वर्किंग स्टाइल ऐसा है जिससे क्लाइंट को लगता है कि यार धीरज ही मेरा काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता? या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतने कंफर्टेबल आवर्स दे रहे हैं कि वो आपके साथ बैठ रहे हैं? या फिर आपके और आपके क्लाइंट के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि हाँ यार मैं तो धीरज से ही काम करवाऊंगा, मुझे और कहीं नहीं जाना है? आपने उनकी स्विचिंग कॉस्ट इतनी हाई कर दी, स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में पढ़ना। कि अगर मैं धीरज से शिफ्ट होके मान लो मानव के पास जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा खर्चा लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ दैट वर्किंग रिलेशनशिप। अब क्योंकि मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है अगर मैं धीरज के बजाय किसी और से काम कराऊँ, तो इसीलिए मैं धीरज के साथ रहूँगा, और यही धीरज की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गई। एक वेल डिफाइंड टीम है आपके पास। फ्रीलांसिंग भी एक बिजनेस है, आप हर चीज़ अकेले नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि मैं तो सर हर चीज़ अकेले कर दूंगा, बेटा बर्न हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, निकल जाएंगे, दुनिया पित्तल दी हो जाएगी आपकी, सारे बाल झड़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, शुगर इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि रोने निकल जाएंगे आपके। आप सारा काम अकेले नहीं कर सकते हैं, टीम बनानी जरूरी है। टीम है तो एजेंसी खोलें, फ्रीलांसिंग को आगे लेके जाए, नहीं तो प्लीज़ टीम बिल्डिंग पे फोकस करें। पहले टीम बनाएं फिर आगे जाएं। मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ पहले तो टीम बना ले यार। ठीक है। एबिलिटी टू चार्ज प्रीमियम, अगर आप अपने
हर साल 15 से 20% कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाएंगे। कैसे बीट करेंगे? आप अपना टाइम और एनर्जी वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि हर साल हमारी कंट्री में द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बाय 7%। और मान लीजिए आप पिछले 3 साल से 30,000 पे ही काम करते जा रहे हैं। 30,000 रुपये की तो अब औकात 30,000 की रही नहीं। आज की डेट में तो उसकी औकात हो जाएगी मान लीजिए कुछ 24-25,000 रुपये की। तो आप तो एक तरीके से लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप हर साल प्रीमियम चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज को इन्फ्लेशनरी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, और वो कैसे कर पाएंगे? अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा तभी तो आप चार्ज कर पाएंगे ना। सर ये होगा तो ये मिलेगा, ये ही नहीं होगा तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है। सेटिस्फैक्शन, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर क्लोजिंग योर लैपटॉप, फ़ायदा क्या? अगर आप खुद ही अपने काम से खुश नहीं है तो काहे की एजेंसी? And referrals, your clients are so satisfied that you start getting referrals immediately from your client. Your CAC is zero, cost per acquisition is zero. अगर आपके क्लाइंट्स खुश हैं, वो आपको रेफर करते जा रहे हैं, तो आपको कभी काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पाइपलाइन हमेशा बिल्ट रहेगी, और यही मैटर करता है बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एजेंसी मॉडल तभी थ्राइव कर सकता है जब आपके पास रेगुलर क्लाइंट्स, रिपीट क्लाइंट्स आपकी पाइपलाइन में आते रहें, आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम हो, लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा हो। समझ रहे मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगेन मैं आपको एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि बोथ फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी हैज़ अ वेरी हाई फेलियर रेट। अब बहुत लोग अगेन गालियाँ देंगे, अरे सर फिर ये कर रहे हो। तो प्लीज़ अपनी रिस्क इन्वॉल्व जो भी आप रख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें बिफोर आप एक डिसीजन लें। और थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स लूज देयर कॉन्फिडेंस बिकॉज दे मेक द स्विच टू अर्ली। अभी आपकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, आपको अभी से चुल मची पड़ी, नहीं मैं तो एजेंसी खोलूंगा, सब छोड़ छाड़ के आप एजेंसी खोलने लग गए या फ्रीलांसिंग में घुस गए, और आपके उतने पैसे नहीं मिले और आपने एक बहुत ही रिस्की डिसीजन ले लिया, और अब आपके बीवी बच्चे आपको गालियाँ देते हैं रोज़। क्यों कर रहे हो? रिस्क ऐसा लें जो कैलकुलेटेड हो, ऐसा रिस्क अनरीजनेबल रिस्क ना लें, नहीं तो लॉस ही होगा। And if you're jumping to freelancing because an influencer told you, then you know that you are on the path to fail. ये डिसीजन खुद का होना चाहिए। ये डिसीजन आपको कोई फ्रीलांसर नहीं बोलेगा। जब तक खुद के दिल से आवाज़ नहीं आती कि मैं रेडी हूँ, तब तक ज्वाइन ना करें। इस डिसीजन को ना लें, फंसेंगे मरेंगे, फंसेंगे मरेंगे, मैं बता रहा हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपका टाइम, पैसा, एनर्जी और आपकी यूथ को बचाने का है, ताकि आप इस देश में प्रोडक्टिवली वैल्यू ऐड कर पाएँ। मेरा इंटेंशन आपको ऑफ ट्रैक करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ आपकी हेल्प करने का है, और मैं वही कर रहा हूँ। और सच जो होता है ना, कभी कभी कड़वा होता है। मैं नहीं कह रहा आप फ्रीलांसिंग मत खोलिए, एजेंसी मत खोलिए, लेकिन जो सही तरीका है, सही पाथ है, पहले वहाँ तक पहुँचें, अपनी औकात बनाएं कि अब आप लायक बने कि हाँ मैं खोल सकता हूँ। नहीं तो आपको वापस से उस नौकरी में जाना ही पड़ेगा। 1-2 साल टाइम पास करके आप वापस से उस नौकरी पे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपने जल्दीबाजी और हड़बड़ी में ये डिसीजन लिया था, और अब आप रिग्रेट करें। होप ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है। अब बस 2 और टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, विच इज़ हाउ टू मेंटेन योर ग्रोथ कर्व एंड फाइनल पॉइंट्स। होप कि यहाँ तक आपको मज़ा आया। चलिए जी, अब वीडियो ख़त्म होने की कगार पे है, तो मैं इस रोड मैप को ख़त्म करने से पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों से परिचित कराना चाहता हूँ, विच इज़ हाउ टू मेंटेन योर ग्रोथ कर्व। अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें और अपने ग्रोथ को एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत रखते हुए कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज कर पाएँ, एंड कुछ फाइनल पॉइंटर्स। आपका ढेर सारा प्यार, ढेर सारा इज्जत और सपोर्ट जो आपने दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ फाइनल कंक्लूडिंग लाइन्स। सिंपल है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको अपनी ग्रोथ की कर्व मेंटेन करनी, ग्रोथ की कर्व क्या होती है कि आपकी सैलरी ऐसे बढ़ती रहे ऊपर, अगर आप चाहते हैं। देखो, कुछ लोगों की सैलरी कैसे बढ़ती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और कुछ लोगों की सैलरी बढ़ती है एकदम स्ट्रेट ऐसे। अगर आपको यूं 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 चलना है, तो फिर तो आप एक ही जॉब में बैठे रहिए और आपकी हर साल 10-10, 15-15% बढ़ती रहेगी, उसी में खुश रहिए, ऑल्टो चलाइए, घर जाइए। ठीक है, फिर मर्सिडीज़ के सपने मत लेना, फिर सपने मत लेना कि होंडा सिटी लेनी है। लेकिन अगर चाहते हो कि ठीक है, नहीं यार, मैं अपनी स्किल के बेसिस पे, मैं अपनी कुछ क्वालिटीज़ जो मैंने इम्बाइब करी हुई है एज अ ट्रूली प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर्स, अपनी सैलरी को इस लेवल तक ऊपर, सैलरी ले लीजिए या अपने रिटेनर का साइज़ ले लीजिए, या फिर आप अपना गिग का साइज़ ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ ले लीजिए,
बेसिकली मैं यहाँ पे इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, अगर आपको लेस आई मीन मोर देन एवरेज ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बहुत सारे लोग यहाँ तक वीडियो छोड़ देंगे, सर ये तो फिर जेनेरिक बात कर रहा है, तू तो साला बहुत जेनेरिक बात कर रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड यार, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा खुश रहना है, हमेशा मज़े की लाइफ जीनी है, हमेशा पीछे पड़ जाना चीज़ों की, ये नहीं होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड और ओवर ऑप्टिमिज्म में फ़र्क होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि जब टाइम अच्छा है तब भी आप न्यूट्रल रहें, जब टाइम बेकार है तब भी आप न्यूट्रल रहें। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएं, क्योंकि ये फील्ड में ऐसा होगा। एक टाइम पे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा होगा और एक टाइम ऐसा ज़रूर हो सकता है जब आपका ग्राफ नीचे भी जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, सो बी सेल्फिश, एम्ब्रेस चैलेंजिंग वर्क एंड वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, एलिमिनेट इडियट्स हु ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पॉलिटिक्स, ये सट्टेबाजी, दिमाग ख़राब करने चीज़ें और आलतू फालतू की चीज़ों में जो अपना दिमाग लगाते हैं, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अपनी कंपनी ऐसे लोगों के साथ रखिए जो खुद ही बहुत स्मार्ट है और खुद ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम्बल रहें। ठीक है, आज टाइम खराब है, कभी टाइम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा उड़े ना ज़्यादा नीचे गिरे, एकदम बीच में रहें। ठीक है, स्कोप बंदे की होती है, कोर्स की नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, देखो अगर आपने किसी कोर्स को ये बोल दे ये कोर्स मेरी लंका पार कराएगा, आपकी लंका वहीं लग चुकी है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्कोप बंदे की होती है, कोर्स की नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूडेमी से सीख के भी 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 6 लाख रुपए दे के बॉम्बे के एक टॉप इंस्टीट्यूट से वो भी आज ये कमा रहे हैं, ये जीरो जीरो ऐसे लोग होते हैं। तो कोर्स पे ओवर रिलाय ना करें, ओवर डिपेंड ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इज पैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द फील्ड एंड सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो, डिजिटल मार्केटिंग ना तो फाइनेंस की तरह है ना ही इंजीनियरिंग की तरह है, ये चीज टोटली डायनेमिक है। क्या है? इट इज टोटली डायनेमिक। ये चेंज होती रहेगी, ये सेम नहीं रहेगी। अगर नहीं पसंद है पढ़ना, आदत डाल लो भाई, मुझे रोज एक ब्लॉग पढ़ना है, मुझे रोज इस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करते रहना है, मुझे रोज अच्छे लोगों को फॉलो करना है, जैसे नील पटेल, उमर तसगीर, सौरभ जैन, ये अच्छे लोग जो आपको ढंग की बातें बता रहे हैं, आपको नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपको इस फील्ड के बारे में और इन डेप्थ जाने का मौका दे रहे हैं। ऐसे लोगों से आपने जुड़े रहना है और कॉन्स्टेंटली वीकेंड्स पे या जब भी आपके पास छुट्टी हो पढ़ते रहना है हो क्या रहा है। क्योंकि अब तो एआई के चक्कर में ये चीज़ें इतनी तेज चेंज होंगी ना, फेसबुक एड्स इतनी तेज चेंज होने वाली है, गूगल एड्स इतनी तेज चेंज होने वाली है, यूट्यूब एड्स इतनी तेज चेंज होने वाली है, एसईओ इतनी तेज चेंज होने वाला है कि जो भी आपने कोर्स में पढ़ा था कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले, हो सकता है कि अब वो एकदम ही उल्टा हो जाए। हो सकता है वो चीज़ें आप टोटली ही यूजलेस हो जाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इससे घबराना नहीं है, फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहेंगे और कोर्सेज का काम आपको सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ाना है, लेकिन फंडामेंटल्स को यूज़ करके एक स्किल में कन्वर्ट करना और उस स्किल को यूज़ करके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना और इस एक्सपीरियंस से आप रिजल्ट्स लेके आना, ये काम आपका है। यही साइकिल होती है, ये काम आपका है। ओके, फंडामेंटल से कोई रिजल्ट नहीं आता, हाथ चलाने से, एक्सपीरियंस लाने से आता है। रीड करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें और इनिशिएटिव्स लें। अगर आप पैशनेट नहीं हैं, आप बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएंगे, आपको ये फील्ड अंदर से खोखला कर देगी। आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया, 5-7 साल आईएएस में ही बर्बाद कर देता, मैं तो वहीं के लिए बना था। डिजिटल मार्केटिंग मेरी बस की नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ पढ़ाई नहीं कर सकता, अपना दिमाग का ढक्कन नहीं खोल सकता। दिक्कत है। कंपटीशन इज फॉर पीपल हु आर स्लो एंड बोरिंग ओनली। जो बंदा स्लो है, बोरिंग है, उसको रूटीन काम करना है, कंपटीशन सिर्फ उसको खाएगा। जो बंदा हमेशा सीखने के मूड में है, नई चीज़ें ट्राई करने के मूड में है, कंपटीशन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एवरीबडी एल्स इट इज एक्साइटिंग एंड फास्ट। ठीक है, ऑब्सेशन विद डेटा एंड नंबर्स, ये मैं पार्ट 1 से बात करते आ रहा हूँ। योर वर्क, सॉरी, देर इज नो मार्केटिंग विदाउट नंबर्स। नंबर्स के बिना कोई मार्केटिंग नहीं होती। प्लीज़, ये जो आपने अपने दिमाग में फोबिया बना रखा है, मैं मैथ्स नहीं कर सकता, बेटा उस लेवल का मैथ्स नहीं है। 12वीं क्लास का कैलकुलस नहीं कर रहे हैं आप, बेसिक मैथ्स ही कर रहे हैं। लेकिन बेसिक मैथ्स के अंदर एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इतना भी नहीं करोगे क्या?
इतना भी नहीं करोगे क्या? करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैंपेन बिना नंबर्स और डेटा के तो चल ही नहीं सकता। बेसिक फॉर्मूलाज तो हर जगह लगने, एक फर्म कमांड आपकी होनी चाहिए बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल फॉर्मूलाज में, तब से बोलता आ रहा हूं। बिना एक्सेल के कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन और चैलेंज करते रहिए अपने कैंपेन्स और नंबर्स को, हमेशा टेस्ट करते रहिए और अपने पुराने कैंपेन से उस नंबर्स को कंपेयर करते रहिए, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते रहिए। ये नंबर्स गेम है, नो नंबर्स नो मार्केटिंग। ये नंबर्स गेम है, नो नंबर्स नो मार्केटिंग। अगर आपके काम से नंबर्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, पप्पू मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे कि बैकलिंक बनाना, इसमें कोई नंबर जनरेट नहीं होता, सिर्फ खरोचे लगती हैं सर पे, ये मार्केटिंग नहीं होती। ठीक है, प्रोजेक्ट ओनरशिप एंड क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड। देखो यार, आपका जो काम है ना, वो आपके प्रोग्रेस को डिफाइन करेगा आपके करियर की। आप अपनी गलतियां और अपने लेजीनेस से अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते। आप अपनी गलतियों को अपने से नहीं छुपा सकते, मैं पहले बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो बी टैक्टफुल, बी एजाइल एंड अडेप्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशंस क्विकली। और डिफिकल्ट सिचुएशंस बहुत आएंगी। कभी आपका बॉस आपके साथ बहुत खुश है और कभी अगली पल एक सेकंड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें वो आपकी सारी चीज़ें क्वेश्चन करने लग जाएगा कि तूने करा क्या था इतने टाइम। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, जब सिचुएशन अच्छी है तो भी, जब सिचुएशन खराब है तो भी। नए इनिशिएटिव्स, नए तरीके काम करने के खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। स्पून फीडिंग के लिए अगर आप स्पून फीडिंग, सर मेरे को प्लीज प्लीज नहीं मिलेगा। बड़े हो जाओ यार, देखो प्लीज बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। बड़े नहीं होते लोग, लोग बच्चे ही रहते हैं। जब आएगा तब देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, जब आएगा जब देखेंगे ना, यू विल बी द फर्स्ट वंस टू गेट फायर्ड। यही फर्क होता है बिटवीन समबडी हु इज अ प्रोएक्टिव एंड समबडी हु इज अ स्पून फीडर। सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं। ओन योर वर्क, इफ दैट प्रोजेक्ट हैज बीन असाइन्ड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर इट। इसको ब्लेम कर देता हूँ, उसको ब्लेम कर देता हूँ, जहाँ पे जिसको ब्लेम करने की बारी है, ठीक है। अगर ग्राफिक डिजाइनर एक्चुअली में अच्छे नहीं बनाए, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि सर मेरे हाथ में तो इतना ही था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, पता है कि गलती खुद की है लेकिन गाली दूसरे को दूंगा। क्यों मेरे भाई, क्यों मेरे भाई? तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ओनरशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिना ओनरशिप के क्या मार्केटिंग करोगे? अगर धीरज का कैंपेन है तो धीरज की जिम्मेदारी बनती है, उसने टाइम से ग्राफिक्स क्यों नहीं चेंज कराए थे, उसने टाइम से कॉपी क्यों नहीं चेंज करी थी, उसने टाइम से पहले बजट क्यों नहीं करवाया था, वो अपने बॉस की वेट क्यों कर रहा था, उसने बोला है कि मैं आपको नंबर्स ला के दूंगा, उसने प्रोएक्टिवली अपना काम क्यों नहीं करा? ये टॉप मैनेजमेंट सवाल पूछेगी और धड़ल्ले से निकाल देगी अगर आप कंसिस्टेंटली इसी लिथार्जिक एटीट्यूड से अपनी लाइफ जिएंगे और अपने काम में इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, फाइनली पेशेंस। बंदे का नाम क्या? धीरज। तो बिना धीरज के मैं आपको जाने दूं, ये तो होने वाला था। इंडिया इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ ह्यूज डिजिटल वेव बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। यार डिजिटल मार्केटिंग अभी भी बहुत नई है इस देश में। लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली में इसमें काम क्या करना होता है, कितनी देर वेट करना होता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी होती है। बिजनेसेस को मार्केटिंग समझ में नहीं आती। ये इंडियन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ऐसा हो रहा है। आपका काम है एज अ मार्केटर उन लोगों को समझाना, कोशिश करना समझाने की कि सर देखिए ये चीज़ ऐसी है, इसमें इतना टाइम लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, इतने महीनों बाद कुछ कुछ रिजल्ट आने शुरू होंगे, जैसे आने शुरू होंगे हम इसको और धीरे धीरे बढ़ा करके आपके लिए एक अच्छा कैंपेन बनाएंगे जिससे आपको सेल जाएंगी। ये आपका काम है समझाना, क्योंकि लोगों को तो ऐसा लगता है कि 500 रुपये डालो और 50 लाख की सेल मेरी 1 घंटे के अंदर काहे नहीं आई। ऐसे बेवकूफ़ दकियानूसी बातें करते हैं लोग। और जितना छोटा शहर, जितना अगर आपका टियर 4 सिटी, टियर 5 सिटी, टियर 3 सिटी, उतनी ज़्यादा दकियानूसी उनकी सोच है। ठीक है, हम बहुत इमोशनल मार्केट हैं, हम कैपिटल मार्केट नहीं है, हम लेबर इंटेंसिव मार्केट है। हमें तो भैया 1 रुपये दिया है तो 100 रुपये तुरंत बाहर चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा आपके मम्मी पापा सोचते हैं, ऐसा आपके दोस्त, ऐसा आपके रिलेटिव्स, ऐसा आपके कजन्स सब सोचते हैं। आप चेंज नहीं कर सकते, पर ये धीरे धीरे माहौल जो है चेंज होगा, धीरे धीरे इसमें क्रांति आएगी, अभी एकदम से तो नहीं आएगी। आप स्लोली स्लोली पेशेंस बरतिए और अपने काम पे ध्यान लगाइए।
ठीक है, यू हैव टू मेंटेन पेशेंस, सैलरी ग्रोथ इज स्लो बट वेरी स्टेबल। मैक्सिमम जॉब्स जो एआई काटेगा ना, वो ऐसी जॉब्स की काटेगा जो क्रिएटिव नहीं होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा मंडेन होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेट किए जा सकते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट, बीपीओ, इनकी मैक्सिमम नौकरियां खतरे में है। डिजिटल मार्केटिंग इज अ टोटली क्रिएटिव फील्ड। आप एआई को यूज कर सकते हैं, लेकिन एआई के बेसिस पे डिसीजन लेके रिजल्ट्स नहीं ला सकते, उसके लिए इंसान हमेशा लगेंगे। इसलिए सैलरी ग्रोथ स्लो है बट स्टेबल बहुत है, होगी ज़रूर, होगी ज़रूर। लेकिन अगर आपको उन 1-1 करोड़ जनता में फिट होना है जो सिर्फ सपने लेती है, हर साल हमारे पास 1 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, अगर आपको उनकी लाइन में ज्वाइन करना है कि नहीं नहीं मेरे को तो कोर्स खत्म करते ही 1 लाख रुपए की नौकरी कैसे नहीं लगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी नहीं लगने वाली, कभी भी नहीं लगने वाली। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। या तो रूल्स फॉलो करें, लाइन में लगे, आगे बढ़ें और फिर अपने रूल्स बनाएं, या फिर सपने लेते रहें और सपने ही लेते रहें और सपनों में ही जिएं, क्योंकि हकीकत में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। कड़वी लग रही होंगी बातें, सच्ची हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे दुश्मनी उन लोगों से है जो आपको ये उल्टी पुल्टी बातें सिखाते हैं, और उनकी बैंड बजाना मेरा काम है, ठीक है। डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यू विल फील बर्न आउट इन अ फ्लैश। अगर ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे। स्लो गेम है भैया, स्लो गेम है पर श्योर गेम है। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्लो गेम है पर श्योर गेम है, और मज़ेदार फील्ड है यार, मज़ा आता है, क्योंकि ये काम ना बहुत डिफरेंट है। इस काम में ना कोई फालतू के फॉर्मूला लगने हैं, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। आपकी इमेजिनेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी। लेकिन स्लो गेम है, मैं पहले बता रहा हूँ, स्लो तो है लेकिन श्योर गेम है, आगे ज़रूर जाएंगे। और आने वाले 15 सालों में जितनी ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग में होने वाली है ना, वो और कहीं नहीं होने वाली, कहीं नहीं होने वाली, शर्त लगा रहा हूँ। होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा। अब हम लास्ट सेक्शन पे चलते हैं और उसके बाद मैं क्लोज करूँ। आइए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग ना बेवकूफ़ों की तरह खुश हो रहे हैं कि हमने 140 करोड़ पार कर लिए, कितनी अच्छी बात है। गधे हैं तुम लोग, आई एम वेरी सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात आप कर रहे हैं। पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, ये हमारी वीकनेस है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है, उसको अभी स्किल होने में सालों लगेंगे। तो ये खुश होना बंद कर दीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ एक देश पे बर्डन होता है, एक बोझ होता है। अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एक देश पे बोझ होता है, वो उसके रिसोर्सेज को खाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कंपटीशन। लेकिन अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं, थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाते हैं, तो आप लाखों करोड़ों लोगों को पछाड़ देंगे रेस में। क्योंकि उन लोगों में बेसिक भी दिमाग नहीं है, जिसमें थोड़ा सा भी बेसिक सा भी दिमाग है, वो कुछ ना कुछ इस फील्ड में अपना करियर बना लेगा। पर ये खुश होना बंद कर दो कि भाई बहुत सारी पॉपुलेशन है, बल्ले बल्ले कंजम्पशन बढ़ेगी। ये भैया जो शार्क लोग हैं ना, उनके लिए अच्छी बात है ये, क्योंकि अब उनके 2-3 हज़ार रुपए के हेडफोन और चश्मे बिकने वाले हैं। लोग बहुत सारे हैं, आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपने तो करियर शुरू करना है, आपको तो आप पल्ली साइड पे खड़े, उल्टी साइड पे खड़े, ठीक है। सो प्लीज़ ये बताना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि लोग बड़ा खुश हो रहे थे। थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाएं प्लीज़, आबादी को थोड़ा सा लगाम पे लगाएं। ओके, एनीवे, एनीवन कैन अर्न गुड मनी फ्रॉम डीएम इफ दे नो हाउ टू क्रिएट बिजनेस मॉडल। एक्चुअली हमें क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ, हमें लगता है बिजनेस मॉडल इज इक्वल टू जुगाड़। देखो, जुगाड़ इंडियन कॉन्सेप्ट है, आई रियली अप्रिशिएटेड, आई रिस्पेक्टेड, बट जुगाड़ को ना ओवर यूज करना बंद कर दो। जुगाड़ से कभी कभी नुकसान ज़्यादा होता है और वैल्यू कम मिलती है। बिजनेस मॉडल होता है जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन को, यार मैं ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कम प्राइस में, और ऐसी चीज़ बनाए जिसमें आपको कंपटीशन इजीली कॉपी ना कर पाए और आप कस्टमर का भरोसा जीत पाए, इसको मॉडल कहते हैं। ये जुगाड़ नहीं होता। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर आप कुछ इस तरीके का मॉडल ला पाए जिससे आप लोगों की मदद कर पाएँ, आपको लोग कॉपी ना कर पाएँ, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन स्ट्रांग हो, प्राइसिंग फेयर हो एंड सर्विसेज कॉम्पिटिटिव हो, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करें, चाहे वो एजेंसी खोल के करें, चाहे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू करें, चाहे वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके करें, चाहे वो ई कॉमर्स करें, चाहे वो कंसल्टेंसी करें, वॉटेवर, तरीके हज़ारों हैं। लेकिन मॉडल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉडल पे अगर फोकस नहीं करेंगे, अगर एक होलिस्टिक लेवल पे एक पिक्चर को नहीं देखेंगे, जुगाड़ लगा के फट जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़,
लाइफ आपके जुगाड़ लगा देगी फिर लाइफ लॉन्ग। फिर तो ऑल्टो भी छोड़ दीजिए, रिक्शा चलाना उसके बाद। सच बता रहा हूँ, ये जुगाड़ वाली मेंटालिटी से हट जाओ यार प्लीज। थोड़ा सा ना चीज़ों की डेप्थ में जाना, सिंसेरिटी इन लर्निंग थोड़ी शुरू कर दो। कि जुगाड़ से तो आपकी लाइफ अब तक कहाँ जा रही है आपने खुद ही देख लिया। मैं कोई आपके मम्मी पापा तो नहीं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल सी बात है, कोर्सेज का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करना है। अब मैं इस पर वापस से और टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। लर्निंग आपकी जिम्मेदारी है, सीधी सी बात है, लर्निंग आपकी जिम्मेदारी है, लर्निंग आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। डीएम इज़ अ वेरी नॉइजी फील्ड विद अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मैंने ये वाला पॉइंट भी बताया था, ठीक है। अभी बहुत नॉइजी फील्ड है, लोगों को नहीं पता। बट द गुड न्यूज इज देयर आर मोर नॉन स्किल्ड वर्कर्स दैन स्किल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है, स्मार्ट लोगों की कमी है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट बन जाते हैं तो आप बहुतों से बहुत आगे चले जाएंगे, बहुतों से बहुत आगे चले जाएंगे। मैं सॉरी अगेन शब्द बड़े कड़वे यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो है। बेवकूफ़ लोग ज़्यादा हैं हमारे देश में, इम्प्रेशनेबल लोग हैं, इजीली इन्फ्लुएंस लोग हैं, वेले लोग हैं, काम नहीं करना चाहते वो वाले लोग हैं, आलसी लोग हैं, कामचोर लोग हैं। मैं इस देश का सच्चा देशभक्त हूँ भाई, पूरा सच्चा देशभक्त हूँ, लेकिन ये हकीकत है। टाइम लगेगा हमें, हम अभी भी बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। लेकिन इस भ्रम में मत जीना कि भाई अगर 140 करोड़ हैं तो उसमें से 100 करोड़ लोग हमारे देश को आगे ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोग हैं जिसकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है, ये हकीकत है। आप किसी भी जाके रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। हमारी 80 to 90% पॉपुलेशन में बेसिक स्किल सेट नहीं है, एम्प्लॉयबल नहीं है। दे आर स्पेंडिंग टू मच ऑफ देयर लाइव्स इन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम्स एंड ऑल द एग्जाम्स। एग्जाम्स में जो पढ़ा रहे हैं आपको वो रियल लाइफ वर्क में काम नहीं होता। इट्स चेंजिंग बट दिस इज टुडेज रियलिटी। मैं सच्चा देशभक्त हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज की बात है। क्योंकि अगर आप इन 2 से 3 करोड़ लोगों का पार्ट बन जाएंगे, जो कि बेसिक दिमाग लगाने से आप बन जाएंगे, बेसिक कॉमन सेंस की बात है बस, कि ठीक है यार प्रैक्टिकली सोचना है, कॉमन सेंस लगानी है, एक्शन लेना है, और उसके बाद डिसाइड करूंगा जो मेरे साथ चीज़ें हो रही होंगी उसके डेटा के बेसिस पे डिसाइड करूंगा, इतना ही करना है। बेसिक है तो आप इन 2 से 3 करोड़ लोगों की प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएंगे। नहीं तो आप बैठे रहेंगे उन वेले लोगों में जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग प्रॉपर अंडर प्रिविलेज्ड भी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने जियो का डेटा जला जला के इन्फ्लुएंसर्स की दुकान बढ़ा रहे हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ये होता है, मर्जी आपकी है, मैं कोई नहीं होता किसी को कुछ भी और बोलने वाला। और मार्केटिंग सेलिंग नहीं होती है, बट बिना सेलिंग के मार्केटिंग भी नहीं होती है। एक बात मैं आपको समझा दूं, ये मैं रोड मैप पार्ट 1 में पार्ट 2 में भी बोल चुका हूँ कि मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं होता। लेकिन कोई मार्केटिंग जो अगर आप कर रहे हैं, अगर उससे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट सेल पे नहीं आ रहा तो उसको मार्केटिंग भी नहीं कहते। ये चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम, एक्सपीरियंस और विजडम लगेगा कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है मार्केटिंग और सेलिंग में। और सेलिंग के बिना भी मार्केटिंग नहीं हो सकती। तो खुद को बेचना अगर नहीं आता या नहीं बेचना चाहते या इंटेंशन नहीं है खुद को बेचने की, तो मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। एंड फाइनली मैं बोलूँगा, कोई भी मेंटर चुने, वाइजली चुने। मैं नहीं कहता कि आप मेरे को ही चुने, आप डिसाइड करिए कि आपके लिए अच्छा मेंटर कौन है और उसके साथ बने रहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उसके साथ चलिए। लेकिन मेंटर ऐसा हो जो आपकी लाइफ में आपके काम आए, आपको ठीक बातें बताए, भले ही वो कड़वी हो, लेकिन आपको पते की बात बताए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपका मेंटर बन सकता हूं और आप मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार newageskills.co.in पे ज़रूर जाना। और मेरे कुछ फ्री प्रोग्राम है और एक पेड प्रोग्राम है, सिर्फ देख लेना। मैं नहीं कह रहा आज खरीदो, बट एक बार देख तो लेना, क्या पता आपको उनमें वैल्यू लगे। जो मेरा स्टाइल है मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, पूरा पर्सनल सपोर्ट आपको दूंगा, मेंटरशिप आपको दूंगा। हमारी टेलीग्राम ग्रुप है 300 स्टूडेंट्स की, साथ में बैठेंगे, रेगुलर मीटअप्स भी करेंगे और लाइव सेशन भी करेंगे। धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है और मैं चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, एक बार आप newageskills.co.in को ज़रूर चेकआउट करें और देखें कि क्या आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। शुक्रिया वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड धीरज।